A very good morning to all of you. I am डॉक्टर श्रुति और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल ये टॉपिक बड़ा ही चर्चा में है, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं आपसे। 18,000 से भी ऊपर केस होने की वजह से WHO ने इसको अभी ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसलिए ये एक चिंता का विषय बन गया है सभी के लिए। अब तो इंडिया में भी इसके कई केस मिल चुके हैं। इस वजह से हम लोगों को सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या चीज़। ये एक वायरल जूनोटिक डिसऑर्डर है। वायरल जूनोटिक मतलब वायरस से होने वाला डिसऑर्डर, और ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स फैमिली को। जो इसके फीचर्स हैं वो कुछ सिमिलर हैं स्मॉल पॉक्स के, जो पहले इंडिया में था लेकिन अभी इरेडिकेट हो चुका है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो कि एनिमल से ह्यूमन में आती है। एक्चुअली इसका ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन। मतलब जानवरों से मनुष्य में होना और मनुष्य से मनुष्य को होना। तो जो एनिमल रिजर्वॉयर्स हैं इसके, वो गिलहरी है या रेट्स हैं, रोडेंट्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके संपर्क में आने से मनुष्य में ये बीमारी जाती है अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो। और कैसे संपर्क में आने से, उनके किसी सिक्रीशन से, या वो स्क्रैच आपकी स्किन पे कोई स्क्रैच लगा दें इससे, या उनके किसी डायरेक्ट सिक्रीशन के कांटेक्ट से ये ह्यूमन तक आते हैं, या उनके किसी तरीके से अगर कोई अनकुक्ड मीट है उस फॉर्म में भी ये मनुष्य तक पहुंचते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो यूजुअली स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या सिक्रीशंस से, इसके डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिसीज़ अभी रिसेंटली डायग्नोस हुई है। जो सबसे पहले इसके केस देखे गए थे वो 1958 में देखे गए थे। हमारे पास जो अब तक 2 वेरिएंट्स पाए गए हैं, दैट इज़ सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट और वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट। इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है डिसीज़ का वो ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के आसपास है। मैं आपको सबसे पहले आपसे डिस्कस करती हूँ उसकी केस डेफिनेशन जो WHO ने डिसाइड की है, कुछ नॉर्म्स की। आप कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि किसी को मंकी पॉक्स है या फिर वो सस्पेक्ट हो सकता है मंकी पॉक्स का। पर्सन ऑफ एनी एज हैव द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू द अफेक्टेड कंट्री फॉर पास्ट 21 डेज। मतलब कि अगर पिछले 21 दिनों में कोई पर्सन ऐसे एरिया में गया है, ट्रैवल की हिस्ट्री है जहाँ पर अफेक्टेड लोग हैं, तो और उसके साथ उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सस्पेक्ट है या केस है मंकी पॉक्स का। अब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है रैश आना। रैश के साथ साथ इनमें से कोई भी सिम्टम अगर मिलता है तो वो भी इसकी डायग्नोसिस का हिस्सा है। अदर सिम्टम्स कौन कौन से हैं? जैसे कि है लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी का मतलब होता है स्वेलन लिम्फ नोड्स या गांठें। ये सर्वाइकल रीजन में हो सकती हैं, इंग्वाइनल रीजन में हो सकती हैं, एक्जिला में हो सकती हैं। तो अगर कोई भी फीवर के साथ गांठें मिल रही हैं तो वो एक सिम्टम है मंकी पॉक्स का। इसके अलावा बॉडी एक हो सकता है, मसल पेन्स हो सकते हैं, रैश हो सकता है, जनरलाइज्ड हेडेक हो सकता है, और कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। हम इन एक एक सिम्टम्स को धीमे धीमे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्रोम फेज़ की। मतलब जो स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं, सबसे पहले फीवर और लिम्फेडेनोपैथी के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है, ये लिम्फेडेनोपैथी जैसे कि मैंने बताया कहीं पर भी हो सकती है, सर्वाइकल रीजन में, एक्जिला में या इंग्वाइनल रीजन में हो सकती है। यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, बाइलेटरल भी हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, मसल पेन्स हो सकते हैं, जनरलाइज सोर थ्रोट हो सकता है, मतलब कि गले में दर्द होना, छाले आना, ये सब चीज़ें अक्सर हो सकती हैं इन सिम्टम्स के साथ साथ। रैश की जो स्टेट है वो कैसे प्रोग्रेस करती है, उसकी कई फेजेस होती हैं, जो जैसे कि
सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फेस से स्टार्ट होता है और सेंटर से स्टार्ट होता है और धीमे धीमे पेरिफेरी की तरफ जाता है। जैसे कि फेस से स्टार्ट हुआ, चेहरे के चारों तरफ या चीक्स पे या फेस पे ऐसे रैशेज़ आते हैं और धीमे धीमे हाथ पैरों में, सोल्स में या बॉडी के अन्य पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये जो रैशेज़ होते हैं ये मैक्यूल्स हो सकते हैं, पैप्यूल्स हो सकते हैं, पस्ट्यूल्स हो सकते हैं और लास्ट जो फॉर्म है जब ये हील्ड अप स्टेज में आ जाते हैं स्कैब की फॉर्म में, जब हीलिंग की फेज़ में ये पहुंच जाते हैं तो ये यूजुअली डिज़ोल्व करते हैं हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स की तरह। हाइपर पिगमेंटेड स्कार्स मतलब कि कुछ कालेपन का या कुछ ही हल्का सा निशान देते हुए छोटे छोटे स्कार्स रह जाते हैं और धीमे धीमे वो लाइट होने लगते हैं, उनको कहते हैं हाइपोपिगमेंटेड स्कार्स। डायग्नोसिस का मेथड यूजुअली क्लिनिकल ही है जिससे हम पता कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए हम PCR करते हैं। अगर पेशेंट सस्पेक्ट है तो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब, जो कि वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की गाइडलाइंस हैं जिसमें बताया गया है नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स, यूरिन सैंपल और वीनस सैंपल सेंड करने होते हैं। अगर पेशेंट सिवियरिटी में है, यूजुअली इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ जो कि अपने आप ही सही होने वाली डिसीज़ है। मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पेशेंट का आइसोलेशन मतलब कि पेशेंट को अगर आपने सिम्टम्स डायग्नोस कर लिए घर पे, अगर आपको लगता है कि पेशेंट में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप पेशेंट को अपने घर के सभी मतलब जो दूसरे सदस्य हैं उनसे अलग कर दें, उसको एक अलग सेपरेट रूम दें। पेशेंट जब भी बाहर आए या किसी खुली जगह पे आए तो वो ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। उसके साथ में लोग जो कांटेक्ट में आ रहे हैं या दूर से कांटेक्ट में भी आ रहे हैं वो भी मास्क का प्रयोग करें। प्लस आपको जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसको अपने लीजन्स को यूजुअली कवर रखना है उन कपड़ों से जो कि हल्के कपड़े हों, कॉटन के कपड़े हों और एक्सपोज बहुत ज़्यादा उनको नहीं रखना है। ये आइसोलेशन जो है यूजुअली 21 डेज़ का है या फिर जब तक कि लीजन हील्ड अप नहीं हो जाते। रैश जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे कि हम क्या क्या कर सकते हैं घर पे। जो न्यूप्रोसिन एक एंटीबायोटिक लोशन होता है जो कि यूजुअली हेल्प करता है टॉपिकली इस तरह के रैशेस में, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इचिंग के लिए हम कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं घर पे। फीवर है, आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि पैरासीटामोल ले सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो पेशेंट की जो फ्लूइड इनटेक है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट घर पे ही है, घर पे ही आइसोलेशन में है, तो ज़रूरी है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड्स लें, जिसके लिए वो ORS ले सकता है या नॉर्मल फ्लूइड से भी अपना इनटेक मेंटेन कर सकता है। अगर डिहाइड्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं तो हम IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, IV फ्लूइड भी दे सकते हैं इंडिकेशन होने पर। इसके अलावा अगर नोज़िया वॉमिटिंग है तो कोई भी एंटी एमेटिक जैसे कि वोमिकाइन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल, जैसे मैंने पहले बताया, फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो सब सपोर्टिव है। ये अभी तक ऐसा देखा गया है कि डिसीज़ जो है वो माइल्डर डिसीज़ है और सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। चूँकि आउटब्रेक अभी रीसेंट ही है, इसलिए बहुत सारी जो स्टडीज़ हैं वो ऑनगोइंग है और जो ट्रीटमेंट पार्ट है या प्रिवेंटिव पार्ट भी अपनी अर्ली फेज़ में है या ट्रायल फेज़ में है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है यूरोप में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ऐसा पाया गया कि जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव थी वही मंकी पॉक्स के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, जिनमें से ACAM200 थी और एक और वैक्सीन थी इमावैक्स करके एक और वैक्सीन थी। ये जो वैक्सीन्स हैं ये दोनों ही वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव साबित हुई थी। तो सेम फैमिली और सेम फीचर्स होने की वजह से ये मंकी पॉक्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। ये जो इफ़ेक्टिविटी है वो दोनों तरीके से हो सकती है, प्रिवेंटिव भी हो सकती है और प्रोफाइलेक्टिव भी हो सकती है। तो अभी ये सब बहुत अर्ली फेज़ में है और जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं
आपको देती रहूँगी। तो जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अभी मंकी पॉक्स की बहुत ही कम है। केस फर्टिलिटी रेट वो रेट होती है जिससे डायग्नोस होने के बाद उस डिसीज़ के कारण किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसको हम केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि वो डिसीज़ कितनी फेटल है। तो अभी तो ये 0 से 5 या 5 से 6% ही केस फर्टिलिटी जो रेट है वो देखने को मिली है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि डिसीज़ माइल्डर फेज़ में ही है और आई होप कि माइल्डर फेज़ में ही हो। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि प्रिकॉशन लें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने कोविड से फ़ाइट किया, हम मंकी पॉक्स से भी फ़ाइट करेंगे। अगर ये इंडिया में ज़्यादा फैलता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you so much.